हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं, शाबाश। हमें सीखना है, सही बात। उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है, वो आती नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। सबसे मुख्य मुद्दा SIR का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठी है, वो हम होने नहीं देंगे। एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष SIR, वोट काटने के लिए SIR, ये वोट बढ़ाने के लिए SIR नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो वोट का मुद्दा है, जिस तरीके से वोटों की हेराफेरी करके सरकार बनाई जाती है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाबदेह नहीं है, उसके ऊपर उसको वैसे दायरे से बाहर कर दे, उसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती, तो अब देश कैसे चलेगा? आतंकवादी यहाँ पे रह रहा है, घुसपैठिया यहाँ रह रहा है, बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ रह रहा है। कोई बेटी ब्याह करके चलेगी अपने घर, तब भी उसके नाम पे वोट पड़ रहा है। नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट कर रहा है। एक 3-3 विधानसभा में एक जिले में वोट हो रहा है, बगल के जिले में जाके। ये तो गलत, ये तो पाप है भाई, ये गलत बात है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंसेंसस होना चाहिए। इस देश की आवाम चाहती है जो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हो, वहां उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, वहां उनसे जुड़े नीतियां बने, नीतियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करे। लेकिन अमूमन यह देखने में नहीं आता है। ज्यादातर संसद का समय विपक्ष के हंगामे के चलते बर्बाद चले जाता है। लेकिन यहां कहना बहुत जरूरी होगा कि संसद चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर है। जाहिर है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक मत होकर काम करेंगे तो संसद में ड्रामा नहीं होगा, संसद में डिलीवरी होगी। तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार जितना विपक्ष है, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष भी है। और आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह चुनाव में मिली हार है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है? क्या विपक्ष लोगों से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता? क्या विपक्ष की SIR के मुद्दे पर संसद को ठप करने की रणनीति है? क्या सरकार SIR पे चर्चा नहीं करना चाहती? क्या इस बार भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। और बहुत बड़ा पैनल न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर सूरज मंडल, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से, श्वेता प्रिया मेरे साथ JDU से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजय शर्मा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि संसद में ड्रामा ना हो, डिलीवरी हो, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर आप चाह लेंगे तो साहब संसद में कामकाज होने लग जाएगा। देखिए रमेश जी, आपने खुद देखा होगा, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो माननीय सांसद, कई बार की चुनी हुई सांसद रेणुका जी, पूर्व मंत्री, कुत्ता लेकर के संसद में जाती हैं। ये कौन सी मर्यादा है भाई? क्या दिखाना चाहते हो? और उससे भी परे जाके आप देखिए वो क्या कहते हैं कि अंदर बैठने वाले काटते हैं, अंदर बैठने वालों को किस तरह से ये अपशब्द कहे गए हैं। गलत है ये, कहीं किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? लेकिन केवल रेणुका चौधरी का एग्जाम्पल देके तो इससे पता लगता है, इससे पता लगता है
लेकिन केवल रेणुका चौधरी का एग्जाम्पल देके हम पूरे पार्लियामेंट को तो नहीं चलने दे सकते ना, एक व्यक्ति की वजह से। वो गलत है, मैं मान रहा हूं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आज पहला दिन है, पहले दिन गंभीरता के साथ हमारे को चर्चा करनी चाहिए थी। देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां चर्चा की आवश्यकता है, वहां गंभीर आप चर्चा करें। कोई आपको किसी तरह का, आपके पास कोई भी सरकार को देने के लिए कोई रोड मैप है तो वो संसद के अंदर बताएं। अभी मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से कि जो युवा सांसद हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र की बातें रखना चाहते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन विजय शर्मा साहब, वो बात आपकी सही है, लेकिन आज जो विपक्ष कह रहा है, आज विपक्ष ने नहीं ले रहे, उसी तरह से देश की जनता ने भी कांग्रेस को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। आज विपक्ष की ओर से गठबंधन को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। आज विपक्ष की ओर से 4 एडजर्नमेंट मोशन दिए गए और उसमें सब पे यह था कि जब एसआईआर के चलते जो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, जो पूरा माहौल बन रहा है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती पार्लियामेंट में? देखिए रमेश जी, शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और देश के माननीय जितने चुने हुए सांसद हैं सबको पता है कि तय नियम के तहत कुछ भी आप चर्चा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। कौन मना कर रहा है? आप शून्यकाल में अपने प्रश्न उठा सकते हो, आप तय नियम के तहत कोई भी अपनी बात रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन आप हाय होल्ला कुत्ता ले जा करके इस तरह से कैसे कर सकते हो? पूरा मॉनसून सेशन जो है वो एसआईआर पे, वो पूरा मॉनसून सेशन जो है वो एसआईआर पे बेकार चला गया। आप तभी मॉनसून सेशन में ही कहते हैं आइए हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम एसआईआर के साथ साथ हर मुद्दे पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। तो आप अगर अलाउ कर देते। और सर एक चीज मुझे बताइए, क्या ये पहली बार हो रहा है? अगर एडजर्नमेंट मोशन दिया है, मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल गिना सकता हूं यूपीए के कार्यकाल के 2004 से 2014 के, जब प्रश्नकाल स्थगित करके किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन शुरू हुआ है, और उस डिस्कशन को इनिशिएट किया था तब नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको गिना सकता हूं सर। रमेश जी देखिए, आपको देखने की जरूरत है कि सरकार और सरकार के बनाए हुए नियम या किसी भी जो भी संवैधानिक संस्था है उसके बनाए हुए नियमों को सुप्रीम कोर्ट परख सकता है। जब एसआईआर का मामला सब जुडिस था बिहार का, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और लगातार डेट पड़ रही थी, आर्गूमेंट हो रही थी, और वहां की तरफ ये जा रहे थे, और सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने सारी बातें अपनी रखी हुई थी। तो मुझे तो लगता है ये बेईमानी थी कि आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी बात रख रहे हैं, और वहां तो ऐसा हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनका दिखा दिया कि आप किस तरह से विरोध के लिए विरोध करते हो, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी कार्य जो भी चुनाव आयोग ने किया था नहीं निकला, और उनको बाकायदा हरी झंडी दी गई कि आप एसआईआर कर सकते हो, इसमें कोई भी गैर कानूनी नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है एसआईआर? चुनाव संपन्न हुए, पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है एसआईआर? पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है एसआईआर? इस देश में पार्लियामेंट कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता। आप बताइए। ठीक है डॉक्टर सूरज मंडल, मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं सर, आप लोगों की जिम्मेदारी है सरकार को अकाउंटेबल बनाने की। आप सदन के बाहर हल्ला करने को तैयार है, सदन के अंदर जहां आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं वहां आप उनको एहसान मौका दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया मौका सरकार के लिए क्या होगा? कोई अकाउंटेबिलिटी आप तय ही नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो कह रहे प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे, आप प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर लीजिए, कितना फर्क पड़ रहा है? जो डिस्कशन 11 बजे से शुरू होना है वो 12 बजे से शुरू हो जाएगा। देखिए बात ये नहीं है, अभी अपने माननीय प्रवक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने जजमेंट भी दे दिया कि एसआईआर में कुछ नहीं निकला है, मामला सब जुडिस है, वो बोल रहे हैं। और ये चुनाव से पहले, बिहार के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में आया और तमाम डेटे पड़ रही हैं, अभी भी सुनवाई चल रही है, और ऐसे ऐसे खुलासे कोर्ट में हो रहे हैं, और चुनाव के दरमियान भी हुए। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कई ट्रेनें
और ये जानते हैं ना कि कानून है कि आप शहर में एक कोने से दूसरे कोने पर जो वोट के लिए किसी को ले नहीं जा सकते हैं, और कम से कम 10-15 ट्रेनें देश के चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड और कैमरा पे कहा है कि हम लोगों ने इसके पैसे दिए हैं, और लोगों ने भी कहा है। इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से ये पूरे चुनाव के दरमियान आचार संहिता को दरकिनार करते हुए 10,000 रुपए दिए। हालांकि उस 10,000 रुपए का खामियाजा बिहार की गरीब जनता भुगत रही है, जब उनके घरों पर आज बुलडोजर चल रही है। और सबसे अहम बात है कि आप तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि लोग किस तरह से रो रहे हैं। जो बीएलओज हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कई लोगों की जाने गई हैं, और सांसदों ने मिलकर कहा है चुनाव आयोग से, हालांकि वो जवाब नहीं दिए कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं। और इतना असंवेदनशील सरकार, और आदरणीय प्रधानमंत्री आते के साथ बोलते हैं मौसम के मजे लीजिए। पोल्यूशन की ये स्थिति है पूरे शहर में आज की, बच्चों को खेलने बाहर नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अकाउंटेबल बनाइए ना सरकार को, यही तो मौका है आपके पास। जितना संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप अकाउंटेबल बनाइए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूं हमारे जितने यहाँ पर जो साथी जुड़े हैं आपसे, और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि अकाउंटेबिलिटी की सबसे अहम जगह संसद होती है, और संसद में चर्चाएं होती है। लेकिन चर्चाओं ठीक है डॉक्टर मंडल, ठीक है। तारिक खान साहब, एक बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, बिकॉज आप भी एक मजबूत पोजीशन में है लोकसभा में, तो आप लोग तो कह सकते हैं साहब, मिलकर विपक्ष ये कह सकता है कि साहब अगर इस विषय पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर मामला ये फंसता है कि साहब कि प्रश्नकाल चलने देना, बिकॉज प्रश्नकाल इंपॉर्टेंट है, तो चलने दीजिए। मैं कह रहा हूं प्रश्नकाल के बाद वाले घंटे से चर्चा की शुरुआत हो जाए। पूरा देश आपको देखेगा साहब, लेकिन आप वो मौका खो रहे हैं हर बार। मैं देख रहा हूं 50 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही और ये लोग विपक्ष में रहे। तो जब ये लोग विपक्ष में थे तो ड्रामा चल रहा था। सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब ड्रामा करते थे। जब कोई मुद्दा चाहते थे कि उस पर बहस हो तो वो ड्रामा था। 30 से ज्यादा लोग मर गए जो कर्मचारी थे, वो भारत के नागरिक थे। क्या प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोल सकते? मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, किसान मर जाते कुछ नहीं बोलते। आप एसआईआर हो रहा है, जो कर्मचारी मर गए उनके ऊपर दबाव था, उस पर कुछ बोल सकते थे। ड्रामा और डिलीवरी डिफरेंस अभी बता देता हूं, यही बता देता हूं। जो बोला प्राइम मिनिस्टर में, उसी में से ढूंढ के निकाल देता हूं आपको ड्रामा और डिलीवरी क्या होता है। ड्रामा पता है क्या है? युवाओं को आगे आना चाहिए, बोलने देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अच्छा साहब, कहां जाके बोले? नेपाल की संसद में। एवरेज टाइम जो विंटर सेशन है चलने का, आपने 12 से 14 दिन कर दिया। ये इनके 10 साल का अचीवमेंट है। इससे पहले की सरकार में वही 22 दिन का एवरेज था। सिर्फ जरा सा आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जरा सा आंकड़ा तो बहुत बड़ा है पार्लियामेंट का चलने का, सिर्फ विंटर सेशन का। तो आपने क्या ड्रामा किया? युवाओं को मौका नहीं मिलता है, पार्लियामेंट के चलने का टाइम कम करिए तो युवाओं को मौका मिलेगा। क्या बात है? यही है मोदी मैजिक, और यही है इनका ड्रामा। आप खुद किरण रिजिजू बगल में खड़े हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे कहो जाओ युवाओं को 2 दिन का समय देते हैं। किया आपने? किया? ड्रामा किया सिर्फ। युवाओं क्षेत्र की बहुत समस्या, युवा को समय नहीं मिलता। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तय करने, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री नहीं तय करेगा कि कौन सा मुद्दा क्या अलॉट किया जाता है। लो युवा सांसद, नए सांसद, ड्रामा किया। ड्रामा उसी टाइम ड्रामा किया आपने। आपके पास ड्रामे के अलावा है ही क्या? अगर कुछ होता, आप सीरियस होते, तो गंभीर मुद्दों पर कई बार कहा गया है कि पार्लियामेंट में चर्चा करें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आए जवाब दें, लेकिन आपके पास ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे लगता है विजय शर्मा साहब इसका बेहतर जवाब देंगे। विजय शर्मा साहब, वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो एवरेज हाउस चलता था, जितने दिन चलता था, वो कम क्यों किए हैं? कम होने से भी तो युवाओं के जो मौके हैं उन पे कुठाराघात होगा साहब। रमेश जी, चोर मचाए शोर। अरे भैया, जो अभी है निर्धारित है उसमें तो आप बहस करना नहीं चाहते, अपने प्रश्न उठाना नहीं चाहते। और तारिक जी ने जो बातें रखी है, इनका मैं बिंदुवार जवाब दे देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता का भी, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तोड़फोड़ की बात कही। अरे वो आपको पता होना चाहिए कि वो माननीय न्यायालय के आदेश पर तोड़फोड़ चल रही है। दूसरा, आपने किस तरह से बोला कि ये मणिपुर वाला, मणिपुर में जब
देश में संसद में बहस हो रही थी, 5 मिनट बाद ये वॉकआउट करके भाग गए। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, ये रोड के ऊपर संसद चलाना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला कि दिन घटा दिए गए। आप मुझे बताइए, जब भी संसद सत्र चलता है कोई ना कोई मुद्दा झूठा ले आते हैं, नहीं तो इनके जॉर्ज सोरोस अंकल हैं, वो मुद्दा दे देते हैं, कभी हिंडनबर्ग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और यहां आके ये संसद ठप कर देते हैं। हम तो कहते हैं भाई हम बढ़ा देंगे। आइए अब मैं बोलूं, नहीं, स्वस्थ चर्चा तो कीजिए। विजय शर्मा साहब, कौन सा मुद्दा झूठा है? विजय शर्मा साहब, कौन सा मुद्दा झूठा है? SIR का मुद्दा झूठा है, पॉल्यूशन का मुद्दा झूठा है, सुप्रीम कोर्ट में महंगाई का मुद्दा झूठा है, चल रहा है बिहार का। तो मैं बताना चाहता हूं, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी तरह का स्टे नहीं किया। तो भाई आप ये भी देख लीजिए। अरे सर, मैं जवाब दूं क्या सर? मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड। विजय शर्मा साहब, जो हमारी प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी पार्लियामेंट पलट सकती है। ये आपने किया है साहब, जब CJI को उस पैनल में शामिल किया था आपने पलटा है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है साहब, इस पे तो किसी को बहस नहीं करनी चाहिए। मैं श्वेता जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि चर्चा कैसे, रमेश जी, चर्चा रोड के ऊपर होगी क्या, सड़क के ऊपर होगी क्या चर्चा? सर, चर्चा वैसे होनी चाहिए, सदन के अंदर होगी ना, चर्चा करें ना। ये अरे सर, मैं वही तो कह रहा हूं। कर रहा है, भाग जाते हैं। नहीं तो मैं यही तो सड़क पे चर्चा चाहते हैं रमेश जी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, ये तो कुत्ते लाकर वहां चर्चा कराना चाहते हैं। ये चर्चा का ये नियम है क्या? सड़क के ऊपर कौन सी संसद चलती है, कौन सी सदन चलता है? वही मैं कह रहा हूं, तारिक खान साहब, आप चर्चा करना चाहते हैं, आप सदन के पास सब कुछ कर रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं, आप यूनिटी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे तारिक खान साहब, पार्लियामेंट में उठाइए ना मुद्दे। लोकसभा राज्यसभा के पटल इसीलिए तो बनाए गए हैं, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, बताइए देश को कि क्या क्या गलत हो रहा है, जिम्मेदार जवाबदेह बनाइए सरकार को, प्रश्नकाल में सवाल पूछिए, मुश्किल में डालिए सरकार को, इसीलिए तो ये पार्लियामेंट है। SIR के वजह से 35 भारतीय एसेट जो थे वो मर गए, शहीद हो गए। ये जॉर्ज सोरस का मुद्दा है, इसको जॉर्ज सोरस से को रिलेट किया जाएगा। रमेश जी, पे मेरा जवाब लेना। अभी दीजिएगा जवाब। हम अगर चाहते हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, आपने बहुत अच्छी बात कही है एंकर महोदय, इनके पास सारी ताकत है। अभी जब दिल्ली सरकार को पावर्स दिए गए थे, अध्यादेश लाके बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अगर कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है, और उसका नाम संसद है, पार्लियामेंट है। और आप उसके बहाने ढूंढते हैं कि नहीं साहब, हम इस चीज की चर्चा नहीं कर सकते। अभी बताता हूं, जो आप ये कहेंगे कि जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, उस चीज की चर्चा हम पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। ये बहाना खोज के रखा है, क्योंकि चुनाव आयोग तो आएगा नहीं जवाब देने, उससे रिलेटेड कोई मंत्री होगा, गृह मंत्री जवाब दे सकता है। अरे कौन सी बात की चर्चा नहीं कर सकते? आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट सकते हैं। कई सरकारों ने किया, आपने अभी रिसेंटली किया, आपने उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये विपक्ष का मुंह बंद नहीं करना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए बात। क्यों? क्योंकि तब इनका मुंह काला हो जाएगा। विपक्ष का मुंह बंद नहीं। अभी जवाब देने दीजिए विजय शर्मा साहब को, फिर मैं श्वेता जी के पास जा रहा हूं। विजय जी, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। जी देखिए रमेश जी, इन्होंने 35 मौतों की बात की। एक भी मौत होती है बड़ी दुखद है और बड़ी दुखदाई है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे भाई ये आंकड़े कहां से लाए हैं? ना तो वेस्ट बंगाल की सरकार के औपचारिक ये किसी तरह के आंकड़े हैं, ना स्वास्थ्य विभाग के हैं, ना ये पुलिस के हैं, ना चुनाव आयोग के हैं। तो ये आंकड़े 35 आंकड़े जो 35 मौतों के लाए हैं तो आप क्या कह रहे हैं? ये जो आंकड़े विपक्ष बता रहा है विजय शर्मा साहब, ये झूठ बता रहा है। तो कोई ये जो मौत के आंकड़े बताए जा रहे हैं ये झूठे हैं विजय शर्मा साहब। शर्म आनी चाहिए, शर्म, इनको शर्म आनी चाहिए। जो नागरिक भारत के एसेट थे 35 लोग, 11 उत्तर प्रदेश में मर गए। पास आंकड़े हैं तो ये लेके आए ना। ओके, मैं अब आपके पास, आप बोलिए 1 मिनट, या तो तारिक खान साहब 1 मिनट रुक जाइए। श्वेता जी, या राज्य सरकार ने श्वेता जी, एक युवा होने के नाते आप इस पार्लियामेंट से क्या अपेक्षा रखती हैं? जी रमेश जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, ये जो बोल रहे हैं SIR के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, ये प्रेरोगेटिव कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन का है।
ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब ये लोग जो मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाना चाहिए या जो पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं हो सकता है, उन मुद्दों को उठाते हैं। उसका एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। इससे पहले भी हो चुका है राफेल वाला मुद्दा, जिसमें इन्होंने बोला कैसे होता है, प्राइस क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें। तो वो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता था। ये हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे में जाया गया तो सारे इंफॉर्मेशन दिए गए थे एनक्लोज्ड एनवेलप में, ताकि वो नेशनल सिक्योरिटी की बात थी। तो इन्हें यही नहीं पता है कौन सा मुद्दा हमें कहाँ उठाना है, कहाँ नहीं उठाना है। श्वेता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग का कंडक्ट ऑफ रूल्स है या चुनाव आयोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो भी तो इसी पार्लियामेंट ने बनाया है ना। जो चुनाव आयोगों को अधिकार दिए गए वो भी तो इसी पार्लियामेंट ने कानून बना के दिए हैं ना। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं इसी पार्लियामेंट ने किए हैं ना। तो जब सब कुछ पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती, केवल जो कंडक्ट है चुनाव आयोग का, आप कह रही उसको नहीं कर सकती? देखिए रमेश जी, यहाँ पे इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, सेपरेशन। अगर ऐसी बात होती हर चीज पार्लियामेंट में ही डिस्कस किया जाना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ना कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में नहीं बनाया गया था। मतलब इस तरीके से नहीं है कि उसे अलग से बनाया गया। जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की, उसको पार्लियामेंट में बनाया गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक नॉर्म होता है जिसको जस्ट कॉजेंस बोलते हैं, जो एक बेसिक नॉर्म होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है। लेकिन हर चीजों को अगर आप पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं। मैडम, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे इस देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? वही डिसाइड इस देश में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको इस देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए। अगर मैंने आपको अभी बताया जो नेशनल सिक्योरिटी का था उसमें भी नहीं कर सकते हैं। अब ये जब ये पावर अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 1 आप उसका देखेंगे तो इलेक्टोरल रोल्स बनाने का पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। एग्री। और उसमें अगर विपक्ष को ये लग रहा है उस प्रक्रिया में कहीं खामी है, एग्री श्वेता जी, अगर विपक्ष को ये लग रहा है उस प्रक्रिया में कुछ खामी है, वो प्रक्रिया सही से काम नहीं कर रही है, तो वो क्यों नहीं डिस्कस कर, वो कहां डिस्कस करेंगे? मुझे बताइए इसको। अगर वो इस देश की संसद में इस मुद्दे को डिस्कस नहीं कर सकते तो कहां करेंगे? अगर उन्हें लगता है कि खामी है तो एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर वो संविधान को मानते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया को भी मानेंगे और उसका प्रोसेस है। वो इलेक्शन कमीशन में रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि मैटर सब जुडाइस है। श्वेता जी, मैं जानता हूं आप वकील हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, भारत में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे इस देश की संसद चर्चा नहीं कर सकती? वकील साहब से मेरा एक सवाल है। आप बोलिए, पूछिए खान साहब। आप चर्चा कर सकते। मैं भी टिप्पणी करना चाह रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं टैगोर साहब। खान साहब पूछ लीजिए जल्दी से। वकील साहब आप ये बताएं कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात कर रही हैं। ऐसे तो नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार उनका नहीं है। आप रोल को ठीक कर सकते हैं। पूरा जो रोपा है उसको पढ़ लीजिए, जगह जगह क्या लिखा हुआ है। उसमें सारे प्राविधान लिखे हुए हैं कि जो बॉर्न होगा वो इंडियन होगा, साबित करेगा वो, लेकिन वो अधीन कभी भी चुनाव आयोग के नहीं रहेगा। दूसरी बात, हमने अपनी संसद में जब चाहा, जिन मुद्दों पे चाहा, जब लड़ाई हो रही थी 62 में 65 में, तब भी पार्लियामेंट को बुलाकर चीजों को चर्चा की गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। तब नहीं आया कि ये सब गुप्त जानकारी लीक हो जाएगी, तब नहीं हुआ। अच्छा चलिए ये सब छोड़ दीजिए, 2 मिनट का कंडोलेंस करा सकती हैं आप? 35 लोग मरे हैं, प्रूफ है बाकायदा। 11 का तो यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी ने, एक महान नेता जिन्होंने 2-2 लाख रुपए दिए, इन्होंने तो एक बार, जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं अपने आप को, हिंदुओं के बताते हैं कि हम रक्षक हैं, बटोगे तो कटोगे, ये भक्षक बन गए। यूपी में 11 लोग मरे, सब के सब हिंदू हैं। क्या किया आपने? क्या किया? चलिए पार्लियामेंट में 2 मिनट का कंडोलेंस करा दीजिए। चलिए खान साहब, आपने कंडोलेंस करा दीजिए। नहीं, चर्चा नहीं हो सकती, मैंने मान ली बात। आपने मुझे वकील कह के मुझसे एक सवाल पूछा है, हम आपको बताते हैं। नहीं, आपने एक सवाल किया है, आपने वकील साहब बोलते हुए मुझसे ये सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट नहीं है कि वो नागरिकता डिसाइड करे। बिल्कुल नहीं है।
ये आपसे किसने कह दिया कि वो नागरिकता डिसाइड कर रहे हैं? बिल्कुल नागरिकता डिसाइड नहीं कर रहे हैं। और आपने अपने ही सवाल में एक जवाब दे दिया है जिसमें आपने ये बोला, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि नागरिकता प्रमाणित करो। प्रमाणित करने का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो नागरिक हैं वो आए हमारे पास और ये प्रमाण दे कि वो नागरिक है, नागरिकता वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने दे दिया, श्वेता, मैं एक बात ऐड कर दूं, तारिक खान साहब, वोट का अधिकार तो भारत के नागरिक को ही मिलेगा ना, वोट का अधिकार तो भारत के नागरिक को ही मिलेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और ये चुनाव आयोग का, ये चुनाव आयोग को संविधान ने शक्ति दी है बस इलेक्शन कि वो एक रोल, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रोल तैयार कर सकता है, इलेक्शन रोल तैयार कर सकता है, वोटर रोल तैयार कर सकता है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसको एनआरसी ही समझिए। अगर तो गृह मंत्री एम्पावर कर रहे हैं, गृह मंत्री एम्पावर कर रहे हैं चुनाव आयोग, क्योंकि आप एनआरसी करिए, चुनाव आयोग एनआरसी नहीं कर सकता, मगर गृह मंत्री एम्पावर कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये छोटा एनआरसी। ठीक है, डॉक्टर सूरज मंडल को मैं लाना चाहता हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सूरज मंडल जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बिल्कुल एक तरह से ठीक नहीं होती है। इन्होंने एसआईआर के बारे में कहा कि ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पहली बात तो कितना इंडिपेंडेंट है चुनाव आयोग, वो हम सब देख रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। आप किस तरह से केरल का वीडियो बीएलओज के नाच गाने वाले जो अपने हैंडल से वो शेयर कर रही है, और मरने वाले जो हमारे शहीद होने वाले बीएलओज हैं इतनी दिक्कतों में, और उनके परिवार की जो हालत है वो उसके लिए एक डॉक्टर सूरज मंडल, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। आपके कार्यकाल के दौरान आपने कौन सी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बना दिया था इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का? आप मुझे बताइए ना। आप बेशक आज कह सकते हैं कि साहब ये जो पूरा पैनल है इसमें सरकार का पक्ष ज्यादा मजबूत है, वेटेज सरकार का ज्यादा है। आपके दौर में कौन सा ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी, मुझे ये बता दीजिए आप। भाई कांग्रेस पार्टी को ये भी तो जवाब देना होगा, आपने भी अपनी पसंद का इलेक्शन कमिश्नर बनाया ना। देखिए, मैं उस जवाब पे आता हूं। मैं एक लाइन केवल कह देना चाहता हूं कि एसआईआर का जो निर्देश है या जो हुआ, पहले ये होता था कि अपडेट किया जाता था। ये अभी जो किया जा रहा है कि पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स को मिटाकर एक ओनस देते हुए पूरे नागरिकों को कि आप आवेदन कीजिए, आप आइए, और उसके बाद इस तरह से पूरे, एक तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन सर डिलीशन और एडिशन की पावर तो है ही ना, चुनाव आयोग के पास डिलीशन और एडिशन की पावर तो है ही। ये रूल 6 रूल 7 क्या है सर? सुन लीजिए ना, एक 2003 में भी हुआ, इन्होंने कहा 2003 का डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने छुपा लिया। जब उस डॉक्यूमेंट को सामने लाया गया तो उसके ठीक विपरीत इनकी कार्यशैली है। आप बट मैं आपसे ये कहूं, अच्छा एक बात बताइए, नहीं डॉक्टर सूरज मंडल, आज तक तो चुनाव आयोग ने कई रोल रिवीजन किए हैं। आप 2003 को ही एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? आप 2003 को ही एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात डॉक्टर मंडल, दूसरी बात आप ये क्यों मान के चलते हैं कि कोई भी चुनाव आयोग जो है वो 2003 की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाएगा? वो क्यों नहीं आज की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस कर सकता? उसके पास ये ताकत है? पूरे के पूरी प्रक्रिया एक निश्चित रूल के तहत होती है। यहाँ जो रूल्स इन्होंने जो बना रखे हैं या जो मान रहे हैं उसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये यूनिलैटरली आप देखिए ना कि जब ये कहते हैं कि लोगों ने अपने नाम हटाए तो जितने आवेदक थे उससे लाखों लोग अधिक ये नाम हट जाती है। जुड़ने में भी यही बात होती है। तो आप एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, और मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ 2003 उसका अंडरलाइन नहीं है, जिस नियम के तहत पहले भी हुआ है उस तमाम जो रूल्स है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। और एक आखिरी बात आपने जो कही कि जो आपने चुनाव आयोग के भी हमेशा आपने अपने मन के अनुसार बनाया। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप डॉक्टर मंडल, मैं केवल 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं 30 सेकंड के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी।
तो सवाल यह है कि पार्लियामेंट में अगर डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होंगे, कानून नहीं बनेंगे, तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? और यह जवाबदेही और जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती? जनता के करोड़ों रुपए पार्लियामेंट सेशन चलाने में लगते हैं साहब। अगर मैं 2012 के आसपास की बात करूं, तब बताया गया था कि 1 घंटे में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आज वो बढ़ के कितने हो गए होंगे? हमने तब भी ये सवाल उठाया तो काम नहीं तो भत्ता नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर भत्ता नहीं भी मिलता है तो बहुत छोटी बात है। बट इस देश में जो हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, देश की सबसे बड़ी संसद में, सब उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो अगर देश के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर वो क्यों हैं वहां पर? यह सिर्फ सरकार को भी सोचना होगा, उतना ही विपक्ष के नेताओं को भी सोचना होगा। विजय जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। पहले आप मुझे यह बताइए, संसद बढ़िया तरीके से कब चल सकती है? जी, देखिए रमेश जी, सरकार इसके लिए तैयार है। नहीं, कब चल सकती है मैं कह रहा हूं। हम आज, अब मुझे लगता है कि आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी नहीं। जब विपक्ष हमें सहयोग करेगा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विजय जी, बस विजय जी, चर्चा कीजिए विजय जी, विजय जी, बस और रही बात विजय जी, बस 1 मिनट सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब विपक्ष आपको मदद करेगा तब सदन अच्छी तरह चलेगा। सर, एक फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। भारत के संसदीय इतिहास में 2009 से 2014 में तक 37% लोकसभा का टाइम बर्बाद हो गया, 68 बिल्स लैप्स हो गए। जब यूपीए सेकंड चल रहा था, वहां भी मुद्दे थे, चाहे वो कोलगेट था, 2G स्कैम था, CWG स्कैम था, तमाम अलग अलग मुद्दे थे। लेकिन सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब रहा विजय जी? अब ये सुन लीजिए, तो 17 लोकसभा का फर्स्ट सेशन सबसे प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिविटी जो है लोकसभा की 135% साहब। तो आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा खराब जो है यूपीए का सेकंड टेन्योर रहा। इसका मतलब आपने तब सत्ता पक्ष का सपोर्ट ही नहीं किया। 68 बिल लैप्स कर गए सर। भारत के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली लोकसभा रही वो। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तब प्रतिपक्ष में थे सर। देखिए रमेश जी, शायद आपको याद रखना होगा उस समय इनका अंतर्द्वंद चल रहा था। कांग्रेस के अंदर भी एक कांग्रेस बनी हुई थी। वो इनका आपस में ही सामंजस्य नहीं था। ये चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अगर संसद में चर्चा होती तो इनको जो घोटाले हुए थे, एक के बाद एक घोटाले हुए थे, उनका जवाब देना होता। क्योंकि आए दिन विजय जी, मैंने सिर्फ आपको एक रियल पिक्चर बताई सर, ये रियल पिक्चर बताई। अब आप इधर उधर मत करिए। जितना कोऑपरेशन आपको 17 लोकसभा में मिला, सबसे खराब कोऑपरेशन जो है वो 2009 से 2014 तक रहा। तब आप प्रतिपक्ष में थे, तो तब तो मैं भी कह सकता हूं कि सब तब कौन ड्रामा कर रहा था। नहीं रमेश जी, देखिए आप तुलना नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल हो गए, कौन सा एक भी आरोप है किसी तरह का भ्रष्टाचार का? और उन्होंने झूठे आरोप लगाने की कोशिश की तो इनको माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये आप तुलना कैसे कर सकते हो? उस टाइम के अंदर आपने देखा होगा, पार्लियामेंट्री रूल्स नहीं बदले हैं ना विजय जी। पार्लियामेंट्री रूल्स तब भी वही थे, आज भी वही है सर। पार्लियामेंट्री रूल्स तब भी वही थे, आज भी वही है। आज भी प्रश्नकाल चलता है, आज भी शून्यकाल चलता है, आज भी विधेयक पारित होते हैं, आज भी 196, 184 में डिस्कशन होता है, आज भी सांसद लोग रूल अंडर 377 अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकते हैं। तब भी वही था, आज भी वही है सर, बदला कुछ नहीं है। तो रमेश जी, इस बात के लिए तो आपको बधाई देनी चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी थी सरकार की, तो हम किस तरह से चला पाए हैं। तो इनको भी साथ देना चाहिए था। ये तो सरकार में थे, हमसे ज्यादा जिम्मेवारी तो इनकी थी। ये तो उल्टा सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर सूरज मंडल आप जवाब दे दीजिएगा। समय तक विपक्ष में बैठे हैं। जी हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। जो सबसे दिलचस्प जवाब इन्होंने दिया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। अब क्या बताएं इनको, जो पीएम फंड बना दिया गया, जो केयर
फंड जो था, जब पीएम रिलीफ फंड पहले से था, उसमें कितना घोटाला हुआ देश के बच्चे बच्चे को मालूम है। और जो सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इतना बड़ा घोटाला, वो तो दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। 750 करोड़ का तो अभी टाटा ने आरोप 2 दिन पहले लगाया है। तो चलिए उस पर हम नहीं बात करते। आपने बड़ी अहम प्रश्न पूछा था कि बनाते थे जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते थे, वो आप अपने मन अनुसार देखिए, इतनी बुरी हालत नहीं थी। जब ईवीएम भी इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय आर्ग्यूमेंट ये था कि चूंकि बूथ कैप्चरिंग होती है तो हमें एक दूसरे मोड पे आना चाहिए। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि पूरा चुनाव कैप्चर हो रहा है। ये जिन देशों को ईवीएम से आप भी जीते हैं ना सर। जब आप भाई 2009 का चुनाव तो ईवीएम से आप भी जीते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि हम जीते हैं, तो भी तो राहुल जी ने कर्नाटक के ही एग्जाम्पल से आपको दिखाया और पूरे सबूत सहित दिखाया। उन सबूत को देखना भी नहीं चाहते। और इन्होंने बात बार बार ये जॉर्ज सोरोस और किसकी बात कर रहे हैं, हाल में जो जेफरी एप्स्टीन की बात है, वो शायद इनको पता ही भी नहीं होगा कि किस तरह से हरदीप सिंह पुरी और जो महान नेता यशस्वी जिनको बोल रहे हैं उनका नाम आ रहा है। लेकिन चलिए, जो बयान तुलसी गबार्ड ने यहाँ दिया या जो अमेरिका के कई लोगों ने दिया, और सर हम देश की बात करें और हम अमेरिका की बात करें, इस समय भारत का आम जनमानस आप लोगों से एक प्रतिबद्धता चाहता है, आप लोगों से एक अपेक्षा कर रहा है कि आप उसकी आवाज बनो। आप देश में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही, जो हमारे बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है, वो चाह रहे हैं कि आपके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनको हमने लाखों वोट देके वहां भेजा है, वो आवाज उठाएं, हमारी आवाज बने, हमारे फार्मर्स के लिए वो आवाज बने, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को वहां पर उठाएं। ये सबसे जरूरी मुद्दे। और तारिक खान साहब, सदन के बाहर अगर अखिलेश जी बोलेंगे उसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा जब वो सदन के अंदर गरजेंगे। आपको भी खुशी होगी, देखो मेरा नेता लोकसभा में गरज रहा है, उनको कहो सदन के भीतर गरजें करके। देखिए, एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आपने डेटा के साथ रख दिया कि सबसे नॉन प्रोडक्टिव 9 से 14 के बीच का समय था जब आप विपक्ष में थे। इसका मतलब है कि जम के इन्होंने विपक्ष का मुद्दा उठाया और यही जिम्मेदारी जनता ने इनके कंधों पे रखी थी। मैं कतई नहीं कहूंगा कि उस वक्त में इन्होंने गलत किया था, सही किया। अब वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रख दी। अब ये चाहते हैं कि हम जनता को पीठ दिखा दें। 11 लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो लोग मरे हैं, जो कर्मचारी थे। हम कह रहे हैं बहस करा लीजिए, बहस छोड़िए, 2 मिनट का कंडोलेंस करा लीजिए। हम कह रहे हैं कुछ पैसे दे दीजिए। हमारे अध्यक्ष ने 2-2 लाख रुपए दिए, हमारी सरकार नहीं दी, लेकिन हम जिम्मेदारी समझते हैं समाजवादी लोग कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके दुख में उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये क्या है, कहां गायब है? हम कह रहे हैं पूरे देश में आप इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। आप योगी साहब ने कह दिया हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे यहां उत्तर प्रदेश में, लोग और डरे हुए हैं। चुनाव आयोग का हम ऐड देखते थे कि अपना आओ बिना भय के और वोट डालो। आपने यूपी के बाई इलेक्शन में देखा, बंदूक की नोक पर लोगों को रोका गया कि वोट न डाल सके वो कुदरकी में। यह है, चुनाव आयोग ने कब 7-7, 8-8 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। सिर्फ यही बाई इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि सुबह से प्रूफ देने लगे कि ये लोग पुलिस वाले रोक रहे हैं। मामला ईवीएम का नहीं है, मामला डीएम का है। डीएम बैठकर सब कुछ मैनेज करा रहे हैं और आप ये सब कुछ करा रहे हैं ताकि आप चुनाव में किसी तरीके से वोटों को घटा सकें, बूथों को चयनित किया गया है। अभी तारिक खान साहब ने, विजय शर्मा साहब जवाब दे देंगे, लेकिन श्वेता जी मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, खासकर तब जब आप सबको सुन रही हैं। आपने कहा चलिए मैं एसआईआर पे नहीं आता, उसकी टेक्निकलिटीज पे नहीं आता, लेकिन आप भी चाहती है ना कि इस देश की संसद जो है वो प्रदूषण पे चर्चा करे। साहब, ये छोटे छोटे शहरों में जो एक्यूआई है वो 400, 300, 400 बढ़ रहा है। आने वाले समय में दिल्ली तो छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी शहर हैं प्रदेश देश भर के, वहां भी यही हालत है कमोबेश। तो ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग इशू है साहब, हमें युद्ध स्तर से इसके साथ लड़ना पड़ेगा। तो ये आवाज अगर पार्लियामेंट से जाएगी, क्या एक सीरियसनेस नहीं दिखाती हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए? एकदम रमेश जी, इस बात पे हम बिल्कुल सहमत हैं और हम यही चाहते हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिट पार्टी है
वो इन टाइप के मुद्दों को, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, जो संसद में डिस्कस किया जाना चाहिए, इन सब मुद्दों को लेके आए, ना कि एसआईआर के मुद्दों को, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा संसद में डिस्कस करने के लिए नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला 2009 से मैडम, फिर आप कह रही है कि इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन कमिश्नर की पावर, इलेक्शन कमिश्नर को जो ताकत मिलती है, जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जब वो पार्लियामेंट उस बिल को पारित कर सकता है, तो उसके कंडक्ट पे क्यों नहीं चर्चा हो सकती है साहब? कौन सा कानून देश का बांट करता है कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे चर्चा नहीं हो सकती? आप मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास उस कानून की कोई जानकारी है तो हो सकता है मुझे वो जानकारी ना हो, आपको ज्यादा जानकारी हो। रमेश जी, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कंडक्ट पे नहीं कर सकते हो, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पे अगर आप कर रहे हो, बोल रहे हो एसआईआर का मुद्दा सही नहीं है, तो आपको भी पता है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से होता आया है। और ये इलेक्शन कमीशन का राइट है कि अगर उसे लगता है, अगर इलेक्शन कमीशन को ये सही लगेगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, तो ये किया जा सकता है। अब श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी किसने इलेक्शन कमीशन के इस राइट को चैलेंज किया है? श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी किसने इस इलेक्शन कमीशन के राइट को चैलेंज किया है? जी, देश में किसी भी व्यक्ति ने उनके इस राइट को चैलेंज किया है? किसी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये ताकत नहीं है कि वो एसआईआर करा सके? सब जानते हैं कि उनके पास ये पावर है। उनका ये कहना है कि जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को लेकर उनको सवाल हैं, जो वो पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहते हैं। अगर उस प्रक्रिया को लेके अगर सवाल है रमेश जी, तो उस प्रक्रिया के तहत हमें क्या करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल करो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और सुप्रीम कोर्ट हर एक ऐसे मुद्दे पे जिसमें संज्ञान लिया जा सकता है वो लेती ही है, और ये मैटर सब जुडाइस है। तो इसको सांसद में लाने से अच्छा है, और टाइम खराब करने से, ड्रामा करने से एक खबर मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्रेकिंग इसी से जुड़ी हुई, कि वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। इस हफ्ते के अंत में वंदे मातरम पे चर्चा हो सकती है, और बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं, और लोकसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। और ये तब हो रहा है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह चर्चा संभव है। बिल्कुल वंदे मातरम पे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विजय शर्मा साहब आपको क्या लगता है, पॉल्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने तो रमेश जी पहले ही कहा है कि सरकार खुले दिल से सारे कोई भी मुद्दा हो देश का चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन तय नियम के तहत। ये नहीं भाई, बंधक नहीं बना सकते आप संसद को। दूसरा, तारिक भाई ने अभी बात बोली कि ईवीएम नहीं डीएम है, तो मैं कहता हूं फिर तो मुझे इंडी गठबंधन के नेताओं से मांग करनी चाहिए कि वो माफी मांगे। अब तक तो उनका इल्जाम था कि ईवीएम में हेराफेरी होती है, तो उनका तो बदल गया नारा। तो इस तरह से बातें ना बोलें जिसका कोई सर हाथ पैर ना हो, विदाउट प्रूफ के कोई बात इस तरह की कहोगे तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा, इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया। मुझे बताइए, 8 बार पहले एसआईआर हो चुकी है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में भी हो चुकी है ये। जब ये कहते हैं कि एसआईआर से हमें दिक्कत नहीं, तो दिक्कत कहां है फिर? नहीं, टाइम बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने भी। आप जो पूछ रहे हैं पूछ लेते तारिक खान साहब से। तारिक खान साहब, ये अगर ईवीएम का संशय दूर हो गया है क्या? हाँ, नहीं, देखिए, सबसे पहले इनके सांसद जेबीएल नरसिम्हा ने पूरी किताब लिखी ईवीएम की कमियों पर, जिसमें प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी। तो सवाल तो उन्होंने उठाए थे। अब हम कहते हैं कि आप सारा चुनाव आपका नल एंड वॉइड है। लालकृष्ण आडवाणी ने जो सवाल उठाया, पहला जवाब, एसआईआर प्रक्रिया होती रही है, 2-2.5 साल लगते थे उसमें। अब आपने दे दिया इतनी टफ प्रक्रिया। आधे से ज्यादा लोग हमारे ग्रामीण इलाके में रहते हैं, नेट नहीं चला पाते, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, बीएलओ पहुंच नहीं पा रहे हैं, जान दे रहे हैं। उसमें तमाम चीजें 2003 के वोटर लिस्ट से डालनी है, डाउनलोड नहीं हो रही है, मिल नहीं रही है। इसी में शादी है, ब्याह है, घर में बीमारी है, धान भी कट रहा है पूरे देश में, वो भी काटना है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। आपने उसके ऊपर दबाव डाल दिया, जनता में भी डाल दिया और कर्मचारी में भी डाल दिया कि करके लेके आओ, कैसे भी, चाहे जान दे दो, मर जाओ। इसका मतलब यह है कि इन 30 दिन के बाद सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्या सिम है
चुनाव आयोग एक सिम है जिसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी 30 दिन के बाद। हाँ, तो विजय शर्मा साहब भी तो जानते हैं कि इतनी हड़बड़ी में नहीं हो सकता करके, उन्हें भी पता है कि संघ शासित प्रदेश में भी वही प्रक्रिया के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भी टाइम फ्रेम किया गया। विजय शर्मा साहब भी जानते हैं इस बात को। तो आप इसका मतलब है जानबूझ के लोगों की जान लेना चाहते हैं आप किसानों की भी जान लेना चाहते हैं, कर्मचारी तो मर ही रहा है, आप जान लेना चाहते हैं, इसका मतलब है। रमेश जी एक बात बताइए, ये 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और ये 7 फरवरी तक चलेगा, चरणबद्ध तरीके से चलेगा। ये लोगों को गुमराह ना करें। और आप मुझे बताइए, एक बीएलओ के पास कितने फॉर्म होते हैं और 80% से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। तो मैं कहता हूं एक दिन में 600 से 700 फार्म वितरण कर सकता है एक बीएलओ। और फिर बीएलए किस लिए? आपकी पार्टी के, मेरी पार्टी के, सारी तमाम पार्टियों के। देखिए सर, ये काम तो बीएलओ का है ना, काम तो चुनाव आयोग का है ना, बीएलए फैसिलिटेटर हो सकता है भाई, जिम्मेदारी तो बीएलओ की है ना। बीएलए फैसिलिटेटर हो सकता है जो पार्टी अपनी ओर से किसी को नियुक्त करे, सहयोग करने के लिए बीएलए हाँ, मैं कह रहा हूं वो सहयोग के रूप में हो सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी और जवाबदेही वो तो चुनाव आयोग की है ना। मैं बीएलए की बात, मैं बीएलओ की नहीं, बीएलए की बात कर रहा हूं। सारी पार्टियों के बीएलए हैं। एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए भैया, एक जवाब दीजिए, एक छोटा सा जवाब दीजिए। इससे पहले 8-9 एसआईआर हो चुके हैं, कब इतने लोग मरे हैं ये बता दीजिए मुझको, कब इतना। और यही कर्मचारी, एंकर महोदय बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए, यही कर्मचारी पंचायत चुनाव कराते हैं, नगर पालिका चुनाव कराते हैं, यही कर्मचारी, और मेयर का चुनाव कराते हैं, विधानसभा कराते हैं, लोकसभा कराते हैं, जिला पंचायत कराते हैं। कब मरे, कब जान देने लगे? मजा आता है किसी को जान देने में? कैसी बात करते हैं? कितना दबाव डाल दिया आपने कि घर घर जाना है, वो जा नहीं पा रहे हैं, उनको अपलोड करना है रात में अपने रिश्तेदारों को। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं, तब दीजिएगा जवाब। अपने रिश्तेदारों को, बैंगलोर से एक लड़का अपनी नौकरी छोड़ के आ रहा है अपनी मां की मदद करने, ऐसे आप चुनाव कराना चाहते हैं? ऐसे दबाव बनाना चाहते हैं? जनता पे दबाव, कर्मचारी पे दबाव। मैं एक बात बताऊं तारिक खान साहब, अभी तो बहुत सारी प्रक्रिया में बदलाव हुआ है ना। बिहार के बाद तो काफी चेंजेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। यानी 2003 में जिसके मदर, फादर या जिसके पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अगर वो उस व्यक्ति को जानते हैं तो वो इनोमिनेशन फॉर्म उसका परिवार भी भर सकता है। आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है सर, नहीं भरना। आपको थोड़ा जागरूक भी करना होगा अपने लोगों को। एक लोगों में डर पैदा किया जा रहा है कि साहब तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, जबकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए खान साहब, मान लीजिए 2003 में आपके माता पिता या आपके रिश्तेदार अगर वो कहते हैं कि तारिक खान साहब इस वक्त बाहर हैं, वो हमारे बेटे हैं, भतीजे हैं, जो भी हैं, तो साहब आपका इनोमिनेशन फॉर्म आपका परिवार भी भर सकता है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है सर। मैंने मान ली आपकी बात, नहीं मानिए मत, यही है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, मैं मान रहा हूं आपकी बात, आप सही कह रहे हैं। जल्दबाजी क्या है? एक मैं कह रहा हूं, आपने जो ये मुझे समस्या आप कराइए, एसआईआर जैसी 50 प्रक्रिया कराइए। ये जो पहले वाले फॉर्म जमा करना, ये सबसे लेंथी जो प्रोसेस था, उसके लिए सबसे कम समय दिया आपने। बीएलओ इत्मीनान से जाता, हाँ भैया आपका है, लाइए भर दें। उसमें जो नीचे वाले कॉलम है उसमें सारी जानकारी 3 के हिसाब से भरनी है। ज्यादातर लोग करंट अपना एपिक नंबर डाले दे रहे हैं। अब बताइए, एपिक नंबर भर के उसको दे दिया, वो कह रहा है यार इसमें तो 3 के हिसाब से भरनी थी। आधे से ज्यादा। ठीक है, अभी विजय शर्मा साहब, ये ना पूरे देश में खासकर ये मुद्दा उठ रहा है कि एसआईआर बिल्कुल चुनाव आयोग करा सकता है, चुनाव आयोग को संविधान ने ये शक्ति दी है, लेकिन जो समय सीमा है, इस समय सीमा को लेकर सब लोग शक कर रहे हैं कि साहब इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। हड़बड़ी में अगर गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा? तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आपको लगता है चुनाव आयोग को एक बार रिविजिट करना पड़ेगा अपना टाइम? रमेश जी, पहले ही समय बढ़ा दिया गया है, सबको पता है। और दूसरा, ये बीएलओ की मौत की बात करते हैं, ये देखिए मैं आपको एक सूरत की महिला का दिखाता हूं। महिला की मृत्यु बाथरूम के अंदर जो गैस गीजर होता है उसके से हो जाती है, और वो आरोप लगा देते हैं कि ये दबाव के कारण हो गई। फिर रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि वहां गैस रिसाव हुआ था। तो थोड़ा वेट करें। विजय शर्मा साहब, मैं मान लेता हूं आपने गुजरात का एग्जांपल दिया, बट ये तो मैंने भी कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें एक वीडियो यूपी का मैं देख रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं, एक डाटा दिखा देता हूं। ये शेमफुल स्टेटमेंट है। इसमें 28 अक्टूबर का, ये शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। देखिए, वो शहीद हैं, उनको सलाम करिए। स्टार्ट होती है ये, और ये उनके लिए कंडोलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप।
विजय शर्मा साहब एक बात मुझे बता जिनकी दीजिए, मृत्यु ये गैस शर्मा जी रिसाव के कैसे कारण बयान हुई जानकारी सब है, दे तो रहे हैं। आप क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी झुटलाते हो? नहीं तो विजय जी एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? रिपोर्ट को भी झुटलाते हो, इसका मतलब नहीं ये तो आप इनको इस तरह की बातें कर रहे हो। और दूसरा, मैंने तारीख डॉक्टर सूरज मंडल जवाब दे देंगे, ठीक है डॉक्टर सूरज मंडल बोलिए। गांव देहात नहीं, में नहीं, रहते देखिए, हैं और समय बढ़ा बराबर दिया मैं गया। कह रहा हूँ चुनाव गलत आयोग ने जानकारी समय दे बढ़ा रहे हैं दिया। ये, और मैं आपकी भी बात को मैं सुधारूंगा सर। आपने जो कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक तो तमाम आदेश आए कि आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए, और वो मौखिक आदेश को माने नहीं। अंततः जब तक लिखित आदेश के बाद भी सर आज सुप्रीम भी कोर्ट ने अगर उसको नहीं माना है। केवल और मैं आपको आधार बता से, दूं सर, मैं फिर कह रहा हूं केवल आधार से आपका काम नहीं चलेगा, आधार के साथ साथ एक एडिशनल आपको सर्टिफिकेट देना ही होगा। नहीं एडिशनल सर्टिफिकेट ये मांगते हैं इस तरह के, जैसे पासपोर्ट लाइए। गरीब आदमी के घर पे पासपोर्ट होता है, उनके जो तो राशन 11 अलग और डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें से कुछ दिखा देंगे वो। ये सर क्या है 11 जो गरीब बताइए। आदमी के ये मांगेंगे आपके 12th के सर्टिफिकेट, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो फिर कहा जाएगा। ये मानते हैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स और बाकी पैन कार्ड, ये सब कौन गरीब आदमी रखता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, और अभी जो लेटेस्ट परसों तरसों जो हुई है हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पता चला है कि इन्होंने किस तरह से गलत जानकारियां बिहार के चुनाव के संदर्भ में भी दिया है, और ये बराबर धोखा दे रहे हैं देश को नहीं, जनता को ही नहीं। ये संविधान सम्मत जो इनको आदेश प्राप्त था उसकी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं हर जगह। ये वोट के अधिकार को ही समाप्त कर रहे हैं, और खासतौर से उस तबके के जो गरीब है, लाचार है, जो लोग दलित है, पिछड़े हैं, महिलाएं। बिहार में अब तक 1000 पुरुष पर 900 महिलाएं वोटर थी। एसआईआर के बाद उसमें से 25 घट गई है और जनसंख्या बढ़ी है। सर आपने ऑब्जेक्शन फाइल क्यों नहीं किया? आपने चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शन फाइल क्यों नहीं किया? ये बिल्कुल सर 89 लाख ऑब्जेक्शन कांग्रेस पार्टी ने फाइल किया। आपको पता है कि क्या है प्रोसीजर? आपको बीएलओ को जाके बताना पड़ता है, जो बीएलओ अपने ऐप में लोड करता है, और वो जानकारी चुनाव आयोग नहीं देता है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके साथ साथ 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया, और उसको ये लोग डस्टबिन में फेंक दिया, और फिर झूठ बोलते हैं कि ठीक है। एक आखिरी सवाल विजय शर्मा साहब, एक बात फिर मैं आखिर में कहूंगा, पार्लियामेंट चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है सर। आप चाहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगा, आप चाहेंगे लोकसभा की कार्रवाई भी, वहां भी 100% प्रोडक्टिविटी होगी, राज्यसभा में भी 100% प्रोडक्टिव होगी, सिर्फ आप चाहेंगे तो सर। रमेश जी, आप हमारा 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हम हमेशा चाहते हैं, और आपने भी देखा होगा माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी, सब लोगों के सामने बैठ के हुई थी, सारी पार्टियों के साथ हुई थी। तो क्या दिक्कत है हमारे को? आए स्वस्थ चर्चा करें। मणिपुर पर भी इन्होंने ऐसी हंगामा किया था, और जब चर्चा हुई तो भाग गए। तो इनको देख लीजिए ना, कितने सीरियस है ये। राहुल गांधी जी सदन में होते नहीं है। अरे आप मुझे बताइए, महिला, आप मुझे बताइए डिंकल सिंगोला वाला, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी आपने? जो 24 नवंबर को जो आपने बताया कि ये बीएलओ की मृत्यु हो गई, मैंने आपको प्रमाण सहित बता दिया किस तरह से झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। मणिपुर की बात कर रहा हूँ, मणिपुर पर ये गए। हाँ तो मणिपुर में देख लीजिए, जब हमने बोला 5 मिनट बाद आप वॉकआउट कर गए। क्या बात करते हैं ये? आप संसद में कहो तो मैं आपको, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको भेज देता हूं डिबेट के वो संसद का खंगाल लीजिए आप। गलत है इस चैनल। अरे सूरज जी पढ़ के आइए, संसद के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, लेकिन चर्चा में आपने भाग लिया। 5 मिनट बाद आप भाग खड़े हुए, क्योंकि आप सच्चा जवाब सुनना नहीं चाहते थे। विजय जी, सूरज जी, श्वेता जी, आप सबका बहुत, तारिक भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ के मंच पे आने के लिए। एक बात सही है, देश का जनमानस चाहता है कि उसके जनप्रतिनिधि उससे जुड़े मुद्दों पर पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन करे, उसके पक्ष में नीतियां बनाए, उसके लिए कानून पारित करे। लेकिन अगर ऐसे ही हंगामे के भेंट हमारी संसद की प्रक्रिया चलती रही तो संसद की जवाबदेही का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज सबके सामने है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।
भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।